हेलो दोस्तों, आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। दोस्तों, मैं राजेंद्र सिंह चौहान चौहान एकेडमी खंडवा से आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम 11th बिजनेस स्टडी, केवीएस पीजीटी कॉमर्स और सबसे महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा। और कॉमर्स सब्जेक्ट में हम हमारी पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अभी तक हमने 2 यूनिट कंप्लीट कर ली है, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव हम लेकर आए थे और हमने ये कोशिश करी थी कि सारे ऑब्जेक्टिव हम उसमें कवर कर सके और किए हैं। आप लोगों ने देखा होगा। वीडियो आप लोगों को यदि अच्छा लगा हो तो आप उसको लाइक जरूर करिएगा। स्टूडेंट्स, आज यूनिट नंबर 3 है हमारे निजी, सार्वजनिक और भूमंडलीय उपक्रम, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव, वो आज हम लेकर आए हैं। और इस यूनिट में करीब 77 ऑब्जेक्टिव है हमारे। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। पहला ही क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत में कृषि को रखा गया है। कृषि, भारत एक कृषि प्रधान देश है, ज्यादातर खेती होती है। तो ये जो कृषि है, इसको कौन से क्षेत्र में रखा गया है? तो हम देखें तो बिजनेस के क्षेत्र में ऐसे जो क्षेत्र होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक होता है निजी होता है, दूसरा होता है सार्वजनिक होता है, तीसरा होता है संयुक्त होता है ना, जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर। जैसे प्राइवेट मतलब निजी, जो निजी कंपनियां होती, प्राइवेट कंपनियां होती है। सार्वजनिक मतलब सरकारी क्षेत्र, और संयुक्त मतलब निजी और सरकार दोनों मिलकर जिस क्षेत्र में काम करती है वो संयुक्त क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पर कृषि को किस क्षेत्र में रखा गया है भारत के अंदर? तो हमारे पास कौन सा आंसर है? ए आंसर है, निजी क्षेत्र में। कृषि को किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है? उसको निजी क्षेत्र में रखा गया है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे हम। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स स्थापित है, बीएचईएल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, बीएचईएल, जिसको हम भेल बोलते हैं, जो कि भोपाल में है ना। तो ये जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स स्थापित है, ये जो कंपनी है, ये किस सेक्टर की है? ये निजी क्षेत्र है, सार्वजनिक क्षेत्र है, संयुक्त क्षेत्र है या बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इसका आंसर क्या आएगा? तो ये कंपनी है, ये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। बीएचईएल भेल गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है, पब्लिक सेक्टर की कंपनी है ये। तीसरा क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन का प्रारूप है। अब देखिए, निजी संगठन और सार्वजनिक संगठन। तो निजी सेक्टर जो होता है, प्राइवेट सेक्टर जिसको हम बोलते हैं, उसमें व्यापार करने के कौन कौन से स्वरूप है? तो हमने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा कि व्यावसायिक संगठन के स्वरूप। तो उसमें एकाकी व्यापार है, साझेदारी है, हिंदू अविभाजित परिवार है, सहकारी समितियां हैं, कंपनी है, ये सभी प्राइवेट सेक्टर में है। ठीक है, अब कंपनी में पब्लिक भी आती है, मतलब सरकारी कंपनियां भी आती है। तब सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन कौन से होंगे? ये तो अभी मैंने जो नाम गिनाए प्राइवेट सेक्टर के थे। सार्वजनिक मतलब सरकारी संगठन कौन कौन से हो सकते हैं? तो विभागीय संगठन, लोक निगम, सरकारी कंपनी या उपरोक्त सभी। तो हमारा जो आंसर है यहाँ क्या आएगा? ये तीनों हैं, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र के जो संगठन है उसमें ये तीनों आएगा। विभागीय संगठन भी मतलब डिपार्टमेंटल, लोक निगम मतलब जो सरकार के द्वारा, जो विधान द्वारा निर्मित किए जाते हैं, सरकारी कंपनी ऐसी कंपनी है जिसमें सरकार के 51% शेयर होते हैं। तो ये तीनों प्रकार के जो उपक्रम है या संगठन है, ये कौन से हैं? ये सार्वजनिक क्षेत्र के हैं, और इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। विभागीय संगठन, डिपार्टमेंटल मतलब जैसे रेलवे डिपार्टमेंट, ये एक विभाग है, ये सरकार का है। लोक निगम जैसे जीवन बीमा निगम, ये एक लोक निगम है, सार्वजनिक क्षेत्र का है। सरकारी कंपनियां तो जैसे बहुत सारी, जैसे मैंने बीएचईएल बताया, तो ये सभी सरकारी कंपनी है। तो ये सभी सार्वजनिक क्षेत्र के कहलाते हैं ये। अगला क्वेश्चन है, उपक्रम जिसकी स्थापना संसद के विशेष अधिनियम द्वारा की जाती है। उपक्रम मीन्स कंपनी या संगठन। तो ऐसे उपक्रम जिसकी स्थापना संसद के विशेष अधिनियम, मतलब हमारे देश की जो संसद है, उस संसद में एक विशेष अधिनियम के तहत एक कानून बनाकर एक निगम की स्थापना की जाती है। तो वह उपक्रम कौन सा है?
तो वह उपक्रम है लोक निगम। वह उपक्रम कौन सा है? उसको लोक निगम कहा जाता है, जो संसद के विशेष अधिनियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं। जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम, ये संसद के विशेष अधिनियम के द्वारा निर्मित किया गया है ये। इसके बाद है 5, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड किस प्रकार की कंपनी है? बहुराष्ट्रीय कंपनी है, सरकारी कंपनी है, लोक निगम है या सार्वजनिक कंपनी है? तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है कि हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, आप लोगों ने ऐड सुना होगा, यह एक मल्टीनेशनल कंपनी है। कौन सी कंपनी है ये? बहुराष्ट्रीय कंपनी है ये। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, एक सरकारी कंपनी वह है जिसमें सरकार की उस कंपनी की चुकता पूंजी में हिस्सेदारी खालिस्तान से कम नहीं है। अभी हमने बताया था कि सरकारी कंपनी उसे कहेंगे जिसकी उस कंपनी में सरकार की जो हिस्सेदारी है वह 51% होगी। कम से कम कितनी होगी सरकार की हिस्सेदारी? 51% होगी, तो वह कंपनी क्या कहलाएगी? सरकारी कंपनी कही जाएगी। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम वे उपक्रम है जिनका स्वामित्व संयुक्त हिंदू परिवार के पास होगा, सरकार के पास होगा, विदेशी कंपनियों के पास होगा या निजी उद्यमियों के पास होगा। तो सार्वजनिक क्षेत्र मतलब पब्लिक सेक्टर। तो इनका जो स्वामित्व है किसके पास होगा? सार्वजनिक मतलब सरकार के पास होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में केंद्रीयकृत नियंत्रण इसके द्वारा किया जाता है। तो बहुराष्ट्रीय मतलब मल्टीनेशनल कंपनियां है, उसका जो नियंत्रण है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो उसकी ब्रांचेस मतलब शाखाओं के द्वारा। तो शाखाएं तो हर देश में होगी, तो वो तो नियंत्रण नहीं कर सकती। सहायक कंपनियां मतलब एक मल्टीनेशनल कंपनी ने और किसी कंपनी को यदि खरीद लिया है तो वो उसकी सहायक कंपनी होगी, उसके द्वारा भी नहीं हो सकता। मुख्यालय के द्वारा, संसद तो गवर्नमेंट की होती है, तो उसका जो नियंत्रण किसके द्वारा होता है? उसका जो हेड ऑफिस होगा, उस हेड ऑफिस के द्वारा समस्त जो विश्व में उसकी कंपनियां होगी उस पर कंट्रोल किया जाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम का क्षेत्र है, अभी हम पढ़ रहे थे कि भारतीय जीवन बीमा निगम एक लोक निगम है जो कि संसद के विशेष अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया है और यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का निगम कहलाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी का क्षेत्र क्या होता है? तो बहुराष्ट्रीय मतलब मल्टीनेशनल कंपनी, मल्टीनेशन मतलब एक से अधिक राष्ट्र में जिसका व्यवसाय होता है, तो इसलिए इसका जो क्षेत्र कैसा होगा? स्थानीय भी नहीं होगा, राष्ट्रीय भी नहीं होगा, इसका क्षेत्र कैसा होगा? अंतरराष्ट्रीय होगा। फिर है, भारत में पहली जो औद्योगिक नीति के लिए प्रस्ताव कब पारित किया गया? भारत में पहली बार औद्योगिक नीति का प्रस्ताव कब पारित किया गया? 1948, 1956, 1980 और 1991। तो इसका आंसर हमारा क्या है? पहला ही आंसर है 1948 में भारत में औद्योगिक नीति के लिए पहला औद्योगिक प्रस्ताव पारित किया गया था। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या कितनी है? अब देखिए 3 सेक्टर मैंने बताया, एक प्राइवेट सेक्टर, दूसरा पब्लिक सेक्टर, तीसरा ज्वाइंट सेक्टर मतलब निजी, सार्वजनिक और संयुक्त। तो यहाँ पर वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योग मतलब ऐसे कितने उद्योग हैं जिन्हें सरकार ने अपने हाथ में रखा है। कोई भी प्राइवेट कंपनी उन उद्योगों को शुरुआत नहीं कर सकती, मतलब उस क्षेत्र में कार्य नहीं कर सकती। ऐसे कितने उद्योग हैं जिनको सरकार ने अभी अपने क्षेत्र में रखा है, सार्वजनिक क्षेत्र में आरक्षित करके रखा है कि वो उद्योग प्राइवेट कंपनियां नहीं शुरू कर सकती। तो ऐसे 2 उद्योग हैं। कितने हैं? 2 उद्योग हैं। एक परमाणु ऊर्जा से रिलेटेड है और दूसरा रेलवे वाला है। ऐसे 2 सेक्टर है जो सरकार के द्वारा अपने पास अभी रखे हुए हैं। फिर है, सार्वजनिक निगम की क्या विशेषता है? तो सार्वजनिक निगम पूर्णतया सरकार का स्वामित्व वाला होता है, बिल्कुल ये भी राइट है। निर्माण इसका संसद के विशेष अधिनियम द्वारा होता है, ये भी सही है। इसका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, कंपनी का अपना एक अलग अस्तित्व होता है, ये भी सही है। मतलब हमारा आंसर क्या जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, नई आर्थिक नीति के अनुसार भारत में कितने उद्योगों को लाइसेंस की अनिवार्यता है?
भाई हम सभी ने पढ़ा है कि सन 1991 में जब नरसिम्हा राव की सरकार, पीवी नरसिम्हा राव की जो सरकार थी, और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उस समय देश में एक नई आर्थिक नीति लागू की गई थी, इसमें उदारीकरण, निजीकरण, उसमें उदारीकरण है, निजीकरण है, वैश्वीकरण, ये लागू किए गए थे। तो उस समय जो नई आर्थिक नीति के अनुसार भारत में कितने उद्योगों को लाइसेंस की अनिवार्यता है, मतलब कितने उद्योगों को लाइसेंस लेना अनिवार्य है कि वो बिना लाइसेंस के कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय 1991 में जो उदारीकरण के अंतर्गत अनेक उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया था, लेकिन सरकार ने कुछ उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त नहीं रखा गया था। तो ऐसे कितने उद्योग हैं? तो ऐसे 5 प्रकार के उद्योग हैं जिन्हें लाइसेंस से मुक्त नहीं रखा गया था, उन्हें लाइसेंस लेना अनिवार्य है। फिर है, भारत में वर्तमान में लाइसेंस की अनिवार्यता वाला उद्योग कौन सा है? अब वो जो 5 में से एक कोई सा उद्योग कौन सा है जिसको लाइसेंस लेना अनिवार्य है? भाई जूट उद्योग इतना खतरनाक उद्योग नहीं है, आप नाम पढ़कर ही बता दोगे। कपड़ा उद्योग भी इतना खतरनाक नहीं है। कौन सा उद्योग है? खतरनाक शब्द से ही हमें पता चल रहा है, खतरनाक रसायन उद्योग, इसके लिए लाइसेंस लेना होता है। जो कंपनी अनेक देशों में अपना व्यवसाय करती है बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। आसान है। बहुराष्ट्रीय निगम की क्या विशेषता है? विशाल पूंजी होती है इसके पास, बिल्कुल होती है। भाई मल्टीनेशनल कंपनियों के पास तो बहुत विशाल पूंजी होती है। उनके पास जो प्रबंध होते हैं, मैनेजमेंट उनका होता है, वो प्रोफेशनल होता है। बाजार उनका मल्टीनेशनल होता है, अंतर्राष्ट्रीय होता है। मतलब ये सभी विशेषताएं उसकी आती है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18 है, बहुराष्ट्रीय निगम से क्या लाभ है? मेजबान देश को लाभांश प्राप्त होना। मेजबान देश मतलब जिस देश में वो कंपनी अपना व्यापार कर रही है वो देश, तो उस देश को लाभांश मिलता है इससे। मेजबान देश के साधनों का अनुकूलतम प्रयोग होता है। विदेशी पूंजी की प्राप्ति होती है, या उपरोक्त सभी होता है? तो इसका आंसर क्या आएगा? विदेशी पूंजी की प्राप्ति। सबसे बड़ा लाभ क्या है? विदेशी पूंजी की प्राप्ति होना। बहुराष्ट्रीय निगम मतलब इंटरनेशनल कंपनियां जब देश में आती है, जैसे हमारे देश में विदेशी कंपनियां दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका, चाइना, ये कंपनियां जब आती है तो हमें विदेशी पूंजी ये लेकर आते हैं, तो वो विदेशी पूंजी सबसे बड़ा फायदा है उसका। फिर है, संयुक्त क्षेत्र का आशय क्या है? ज्वाइंट सेक्टर, संयुक्त मतलब निजी और प्राइवेट, निजी और सरकारी, प्राइवेट और पब्लिक, ये दोनों मिलकर जहां कार्य करते हैं तो वह कहलाता है संयुक्त क्षेत्र। तो निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र का प्रबंध निजी क्षेत्र कहलाता है। फिर दो देशों के व्यावसायिक घरानों या निगमों के मध्य साझेदारी है। भाई दो देशों के बीच साझेदारी होना, जिसे साझेदारी व्यवसाय हमने पढ़ा था कि कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 लोग मिलकर साझेदारी का व्यवसाय करते हैं। अब यहाँ पर 2 देश मिलकर यदि कोई सा बिजनेस कर रहे हैं तो संयुक्त क्षेत्र कहलाएगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पर अब निजी और सार्वजनिक क्षेत्र देश के अंदर होता है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, तो ये संयुक्त क्षेत्र नहीं हो सकता। सार्वजनिक निगम तो सरकार के द्वारा स्थापित किए जाते हैं। बहुराष्ट्रीय निगम, मल्टीनेशनल कंपनी तो अनेक राष्ट्र में व्यापार करने वाली होगी, तो कौन सा बचा? इसको हम बोलते हैं संयुक्त साहस। 2 देश मिल करके कोई सा जब व्यवसाय करते हैं, 2 देश की कंपनियां मिलकर काम करती है तो संयुक्त साहस कहलाता है। फिर है, संयुक्त क्षेत्र को माना जाता है, क्या माना जाता है? भाई संयुक्त क्षेत्र मतलब जब सरकार और प्राइवेट कंपनी मिलकर किसी क्षेत्र में काम करते हैं तो वो क्षेत्र संयुक्त क्षेत्र कहलाता है। तो इसको प्रत्यक्ष राष्ट्रीयकरण कहा जाता है, अप्रत्यक्ष राष्ट्रीयकरण कहलाता है, वैश्वीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो इसको कहा जाता है अप्रत्यक्ष राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण करना मतलब इसको नेशनलाइज करना, मतलब ये अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीयकरण करना इसका। जैसे मान लो किसी प्राइवेट कंपनी है, उस प्राइवेट कंपनी के साथ जब यदि सरकार जुड़ जाएगी तो एक प्रकार से वो कंपनी राष्ट्र का राष्ट्रीयकरण हो गया। जैसे पहले बैंकें प्राइवेट थी, है ना, उनका राष्ट्रीयकरण किया गया 1949 में। तो राष्ट्रीयकरण किया गया मतलब उनको सरकारी कंपनी बना ली गई, उन बैंकों को सरकारी बैंक बना दिया गया, ये राष्ट्रीयकरण। अब फिर मुद्दा उठ रहा है कि सरकारी बैंकों को प्राइवेट बनाया जा रहा है, तो ये हमेशा उथल पुथल चलती रहती है। तो अप्रत्यक्ष राष्ट्रीयकरण, जब सरकार किसी निजी कंपनी के साथ मिलकर काम करती है तो एक प्रकार से
वो डायरेक्ट राष्ट्रीयकरण नहीं, मतलब सरकार सीधे उसको गवर्नमेंट नहीं बना रही है, उसको अप्रत्यक्ष, जैसे हम कान सीधा पकड़ेंगे इधर से पकड़ेंगे तो ये अप्रत्यक्ष राष्ट्रीयकरण हो गया। ठीक है, तो ये संयुक्त क्षेत्र को माना जाता है अप्रत्यक्ष राष्ट्रीयकरण। फिर है पीपीपी मॉडल में साझेदार नहीं होता है। अब ये पीपीपी क्या है? पी, पहला पी मतलब पब्लिक, दूसरा पी मतलब प्राइवेट और तीसरा पी मतलब पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। निजी और सार्वजनिक, सरकार और निजी प्राइवेट कंपनियां जब मिल करके किसी काम को करते हैं तो वो कहलाता है पीपीपी मॉडल, वो कहलाता है। अब इसमें साझेदार कौन नहीं हो सकता है? तो निजी तो होता ही है, सार्वजनिक भी होता है, गैर सरकारी संगठन मतलब एनजीओ जिसको बोलते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी होते हैं, लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंक उसमें शामिल नहीं होते हैं। तो हमारा आंसर आएगा डी। फिर है देश की कार्यशील जनसंख्या का अधिकतम भाग किस क्षेत्र में लगा है? तो देश की अधिकांश जो कार्यशील जनसंख्या है वह प्राइवेट सेक्टर में लगी हुई है, निजी क्षेत्रों में लगी हुई है। फिर है सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में विनिवेश से तात्पर्य क्या है? विनिवेश का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट करना। सरकार के द्वारा जब कोई कंपनी में पैसा लगाया जाता है वो निवेश कहलाता है। जैसे सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां मतलब सरकार की जो कंपनियां है, सरकारी कंपनियां जिसको हम बोलते हैं, तो सरकार उन कंपनियों में निवेश करती, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसा इन्वेस्ट करना, उससे हमें रिटर्न मिलता है, ज्यादा पैसा मिलता है। अब सरकार ने क्या किया, अपने जो जितनी भी सरकारी कंपनियों में पैसा तो बहुत लगाया, लेकिन वो कंपनियां बीमारी हालत में चलने लगी और सरकार ने जितना इन्वेस्टमेंट किया था उस उल्टा नुकसान हुआ, सरकार का पैसा डूब गया, प्रॉफिट तो मिला नहीं, जितना निवेश किया गया था वो भी डूब गया, डबल नुकसान हो गया। तो सरकार ने 1991 में क्या किया, जो नई आर्थिक नीति के तहत विनिवेश की नीति अपनाई। विनिवेश, निवेश की जगह विनिवेश, मतलब सरकार जिन सरकारी कंपनियों में पैसा निवेश कर रही थी वो निवेश करना बंद कर दिया और उन सरकारी कंपनियों के जो शेयर है वो शेयर निजी कंपनियों को बेचना शुरू कर दिया। तो सरकार को डबल फायदा हुआ, एक तो सरकार का जो इन्वेस्टमेंट है वो बच गया, दूसरा शेयर बेचने से सरकार को और इनकम हो गई। तो इसको कहा जाता है विनिवेश, मतलब सरकारी कंपनियों के समता अंशों को निजी हाथों में बेचना। तो ये निजी और सार्वजनिक क्षेत्र को समता अंशों की बिक्री करना, ये इसका आंसर हुआ। विनिवेश का मतलब ये होता है। फिर है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग नहीं है। तो वस्त्र उद्योग प्राइवेट सेक्टर है, परमाणु ऊर्जा उद्योग ये सार्वजनिक क्षेत्र का है, ठीक है, रेल परिवहन सार्वजनिक क्षेत्र का है, परमाणु ऊर्जा ये भी सार्वजनिक क्षेत्र का है। मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, वस्त्र उद्योग ये प्राइवेट सेक्टर का क्षेत्र उद्योग है ये। फिर है विनियोग आयोग का गठन कब किया गया? तो विनियोग आयोग का गठन 1996 में किया गया, 1996 में इसका गठन किया गया था, राष्ट्रीय नीति लागू होने के बाद में। फिर है आधारभूत उद्योगों की स्थापना की जाती है। आधारभूत मतलब जो पूंजीगत वस्तुओं का निर्माण करने वाले उद्योग होते हैं वो आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। तो आधारभूत उद्योगों की स्थापना ज्यादातर किसके द्वारा की जाती है? सरकार के द्वारा ही की जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पूंजी लगाना पड़ती है, बहुत ज्यादा पूंजी लगाना पड़ती है, इसलिए इनको आधारभूत या पूंजीगत उद्योग भी कहा जाता है। फिर है सांविधिक निगम का एक उदाहरण बताइए। सांविधिक मतलब कानून के द्वारा जिस निगम की स्थापना की जाती है, तो वो सांविधिक निगम का एक उदाहरण कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक, ये एक प्रकार का सांविधिक निगम है, मतलब कानून के द्वारा निर्मित है। फिर है उपभोक्ता को प्रमुख स्थान दिया जाता है। तो उपभोक्ता का सबसे ज्यादा ध्यान कौन देता है? प्राइवेट सेक्टर देता है। कैसे? आप बोलोगे कि सरकार देती है, नहीं, सरकार तो देश का विकास करने पर ध्यान देती है, तो उसको हर एक क्षेत्र का विकास करना है, लेकिन उपभोक्ता मतलब फोकस में लेकर के कौन काम करता है? ये निजी कंपनियां। उपभोक्ता क्या मांग कर रहा है वो फिर चाहे उपभोक्ता के लिए वो चाहे नुकसानदायक क्यों ना हो, वो उपभोक्ता की पसंद के अनुसार काम करते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर। फिर है विश्व में सबसे अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस देश में है? तो
जो विश्व की महाशक्ति है उसके पास ये सबसे मल्टीनेशनल कंपनियां सबसे ज्यादा अमेरिका में सबसे ज्यादा बहुराष्ट्रीय कंपनियां है। फिर ये भारत में आर्थिक उदारीकरण नीति को कब अपनाया गया था हमें सभी मालूम है, तो 1991 में आर्थिक उदारीकरण नीति को अपनाया गया था। फिर है भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? भिलाई स्टील प्लांट बहुत बड़ा गवर्नमेंट सेक्टर का प्लांट है और इसकी स्थापना रूस की मदद से किया गया। इसकी जो स्थापना है किसकी मदद से की गई है? रूस की मदद से की गई है। फिर है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? हम सभी को मालूम है जेनेवा में है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फिर है निम्न में से कौन सा उपक्रम सार्वजनिक प्रन्यास की श्रेणी में नहीं सार्वजनिक प्रन्यास की श्रेणी में आता है? तो सिंदरी खाद कारखाना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, कांडला पोर्ट ट्रस्ट, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड कंपनी। तो यहाँ पर जो है कौन सा उपक्रम सार्वजनिक प्रन्यास की श्रेणी में आता है? तो ये कांडला पोर्ट ट्रस्ट जो है ये सार्वजनिक प्रन्यास श्रेणी में आता है। फिर है बीमार उपक्रमों को पुनर्जीवित करने के लिए संदर्भित किया जाता है। अब देखिए सरकार के द्वारा जो कंपनियां स्थापित की जाती है या ऐसी कंपनियां जो सरकार के द्वारा संचालित की जाती है वो सरकारी कंपनी होती है। अब ऐसी कंपनियां हम सभी को मालूम है कि सरकार का सरकारी जो सेक्टर है उसमें जो सरकारी ऑफिसर होता है, सरकारी कर्मचारी होता है, वो ज़्यादा ध्यान न देने के कारण ऐसी कंपनियां बीमारी हालत में चलने लगती है। मतलब उसी का परिणाम था हमारे देश में नई आर्थिक नीति। जब देश हमारा आज़ाद हुआ 1947 में, फिर 1950 में हमारे देश का जो संविधान बना, 1951 से हमारे देश में जो क्या बोलेंगे जो योजना आयोग के तहत 5-5 वर्ष की पंचवर्षीय योजनाएं बनी, उसके तहत देश का आर्थिक विकास करने के लिए, औद्योगिक विकास करने के लिए हमारे देश की सरकार ने 5-5 वर्ष की पंचवर्षीय योजनाएं बनाई है और उसके तहत देश का विकास किया गया। तो उसमें सरकार का एक ही फोकस था कि देश में सबसे ज़्यादा औद्योगिक विकास किया जाए, कंपनियों की स्थापना की जाए, उद्योग धंधों की स्थापना की जाए। तो सरकार ने बहुत सारे सरकारी कंपनियां, उद्योग धंधे स्थापित किए और सारे अपने हाथ में रखे, मतलब सरकारी कंपनियां स्थापित की गई। 1951 से लगाकर 1990 तक, मतलब 40 साल तक सरकार के द्वारा पैसा केवल इन्वेस्टमेंट किया गया, मतलब उसमें निवेश किया गया। लेकिन 40 सालों में उन सरकारी कंपनियों में से बहुत कम कंपनियों ने सरकार को कमा के दिया, बाकी सभी कंपनियां घाटे में चली गई और सरकार का पूरा पैसा पानी की तरफ बह गया। अब इससे क्या हुआ, सरकार की जो आर्थिक स्थिति है वो पूरी तरह से खराब हो गई, मतलब जो देश की अर्थव्यवस्था वो डावाडोल हो गई, सरकारी खजाना खाली हो गया। अब उस समय ऐसी स्थिति में 1991 में हमारे देश की तात्कालिक सरकार ने एक नई आर्थिक नीति लागू करी और उसके तहत उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण और उसी में एक कदम उठाया गया विनिवेश। जो बीमारी हालत में चलने वाली सरकारी कंपनियां थी उसके शेयर्स सरकार के द्वारा प्राइवेट सेक्टर को बेच दिए गए, जैसे अभी हमने विनिवेश शब्द का अर्थ देखा था। तो जो बीमार उपक्रम है, मतलब सरकार के द्वारा संचालित उपक्रम जो कि बीमारी हालत में चल रहे हैं, मतलब वो सरकार को पैसा कमा के नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे उपक्रमों को पुनर्जीवित करने के लिए कौन सा उन्होंने सरकार के द्वारा ऐसा कोई डिपार्टमेंट बनाया गया है, ऐसा संगठन बनाया गया है जो उसको वो देखता है कि हाँ भाई आप बीमार क्यों हैं। जैसे हम बीमार होते थे डॉक्टर के पास जाते, ऐसे सरकार के द्वारा एक डॉक्टर बनाया गया है, एक संगठन बनाया गया जो कि इन बीमार कंपनियों को देखता है कि भाई आप बीमार क्यों हैं, आपकी क्या समस्या है। तो वो है BIFR, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, है ना। बोर्ड ऑफ, बी से बोर्ड, आई से बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल, है ना, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्रचना, रिकंस्ट्रक्शन के लिए एक ऐसा बोर्ड बनाया गया। बोर्ड मतलब संगठन बनाया गया जो कि इसकी देखरेख करता है कि भाई आप उनको औद्योगिक तरीके से, वित्तीय तरीके से पुनर्जीवित करें उनको, उन बीमार उद्योगों को। तो इसको कहा जाता है BIFR, बोर्ड ऑफ
बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, क्योंकि उनका रिकंस्ट्रक्शन करता है, पुनर्रचना करता है उनकी, ठीक है, वो BIFR कहलाता है। फिर है निम्न में से कौन सा विभागीय उपक्रम है, डिपार्टमेंटल उपक्रम कौन सा है, तो भारतीय जीवन बीमा निगम तो लोक निगम है, भारतीय हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ये सरकारी कंपनी है ये, तो रेलवे विभाग हम बोलते हैं रेलवे विभाग, विभागीय संगठन की एक विशेषता हमने पढ़ी होगी, विभागीय संगठन सरकार के एक विभागीय मंत्री के अधीन काम करता है, जैसे रेल मंत्री के अधीन ये विभागीय संगठन रेल विभाग काम करता है, तो विभागीय संगठन का विभागीय उपक्रम का एक उदाहरण कौन सा है, रेलवे है ये। फिर है राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से कौन सा उपयुक्त है, ये अलग अलग सरकार के द्वारा जो सरकारी क्षेत्र में काम अलग अलग तरीके से किया जाता है, विभाग सरकारी कंपनी स्थापित की जाती है, विधायी निगम मतलब लोक निगम स्थापित किए जाते हैं, विभागीय उपक्रम बनाए जाते हैं, तो इसमें से सुरक्षा की दृष्टि से कौन सा उपक्रम उपयुक्त है, तो विभागीय उपक्रम ये ज्यादा उपयुक्त है। फिर है खालिस्तान के अनुसार सार्वजनिक उपक्रम से आशय सरकार के स्वामित्व एवं संचालन के अंतर्गत आने वाले औद्योगिक, कृषि, वित्तीय तथा वाणिज्यिक संस्थानों से है, परिभाषित किया गया है। तो ये परिभाषा किसने दी, A.H. हैंसन ने इसको परिभाषित किया गया है कि A.H. हैंसन के अनुसार सार्वजनिक उपक्रम से आशय, सार्वजनिक उपक्रम की परिभाषा दी है, सार्वजनिक उपक्रम से आशय सरकार के स्वामित्व और संचालन के अंतर्गत आने वाले औद्योगिक, कृषि, वित्तीय और वाणिज्यिक संस्थान से है। 39 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है, गेल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल, स्कूटर इंडिया लिमिटेड, उपरोक्त सभी। तो सार्वजनिक क्षेत्र के जो उदाहरण ये सभी हैं, ये सभी सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं ये। फिर सार्वजनिक क्षेत्र या सार्वजनिक उपक्रम के प्रारूप में निम्न में से कौन सा है, तो विभागीय संगठन, सार्वजनिक निगम ये सभी है, ये तो है ना, ये सभी सार्वजनिक क्षेत्र के प्रारूप हैं ये। फिर है सार्वजनिक क्षेत्र के बीमार इकाइयों को पुनर्जीवित करने का काम कौन करता है, अभी हमने देखा था कौन करता है, BIFR, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। फिर है निम्न में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं है, ये भी पहले आ चुका है, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं है मतलब प्राइवेट सेक्टर का है, तो भाई परमाणु शक्ति सार्वजनिक क्षेत्र की है, हथियार सार्वजनिक क्षेत्र का है, रेल यातायात सार्वजनिक क्षेत्र का है, तो ये चीनी उद्योग ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, ये प्राइवेट सेक्टर में आता है। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के मध्य साझेदारी को खालिस्तान कहा जाता है, तो सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, मिश्रित क्षेत्र बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। फिर है मिश्रित क्षेत्र में अंश पूंजी का बंटवारा किस प्रकार होता है, तो सरकार के बीच होता है, निजी उपक्रम के बीच होता है, जनता और वित्तीय संस्थाओं के बीच होता है, मतलब इन सभी के बीच होता है, तो ये उपरोक्त सभी आएगा। भाई सरकार और निजी ये दोनों मिलकर काम करेंगे, तो सरकार भी लेगी, निजी उपक्रम भी लेगा और जनता भी लेगी, सरकार के पास से कहाँ जाएगा, जनता के पास, मतलब सभी आएगा। फिर है निम्न में से कौन सा निजी उपक्रम का प्रारूप नहीं है, निजी उपक्रम का प्रारूप नहीं है मतलब हमें सरकारी उपक्रम का प्रारूप ढूंढना है। एकल स्वामित्व निजी उपक्रम का है, साझेदारी निजी उपक्रम की है, संयुक्त पूंजी कंपनी निजी उपक्रम है, विभागीय उपक्रम ये सरकार का है, सरकारी क्षेत्र का है, तो हमें यही ढूंढना था, निम्न में से निजी उपक्रम का प्रारूप नहीं है मतलब सरकारी उपक्रम का है, तो विभागीय उपक्रम। फिर है निम्न में से कौन मिश्रित क्षेत्र का उदाहरण नहीं है, मिश्रित क्षेत्र का उदाहरण नहीं है मतलब सीधा सीधा दिख रहा है ONGC, ठीक है, ये मिश्रित क्षेत्र का उदाहरण नहीं है। फिर है निम्न में से कौन निजी क्षेत्र का उदाहरण नहीं है, मतलब सरकारी क्षेत्र का होगा, निजी क्षेत्र का नहीं है, तो कौन सा, गेल, ये एक सरकारी कंपनी है, बाकी ये सभी क्या है, ये प्राइवेट कंपनियां हैं, ग्रासिम, टेल्को, सेंचुरी। फिर है लघु उद्योगों से क्या लाभ है, ये जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनसे क्या लाभ होता है, तो बेरोजगारी में कमी होती है, आयात में कमी होती है, आय का समान वितरण होता है, मतलब
ये सभी, उपरोक्त सभी। फिर है नेक्स्ट, संगठन की दृष्टि से राजकीय उपक्रमों के प्रारूप निम्न में से कौन से हैं? राजकीय मतलब सार्वजनिक क्षेत्र के प्रारूप कौन से हैं? तो विभागीय उपक्रम और संगठन ये भी सार्वजनिक है, लोक अथवा वैधानिक निगम ये भी सार्वजनिक है। उपरोक्त ए और बी दोनों, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा सी, क्योंकि ये दोनों प्रकार के जो संगठन है ये राजकीय उपक्रम कहलाते हैं। यूको बैंक किस क्षेत्र का बैंक है? तो हम सभी को मालूम होगा, यूको बैंक हमने सुना है। तो यूको बैंक एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, सरकारी बैंक है ये यूको बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को किस नाम से जाना जाता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र की जो इकाइयां हैं उसको हम किस नाम से जानेंगे? राजकीय उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, सरकारी उद्योग या उपरोक्त सभी। तो किस नाम से जानेंगे हम उसको? उपरोक्त सभी नाम से जाना जाता है। भारतीय रेलवे सार्वजनिक उपक्रमों के कौन से प्रारूप का उदाहरण है? तो विभागीय उपक्रम का उदाहरण है ये, रेलवे विभाग ऐसा बोलते हम। भारतीय खाद्य निगम सार्वजनिक उपक्रमों के कौन से प्रारूप का उदाहरण है? तो भारतीय खाद्य निगम, उसके उस नाम में निगम शब्द छुपा है, आप ढूंढ लो सार्वजनिक निगम। तो हम क्या बोलेंगे? सार्वजनिक निगम बोलेंगे। फिर है पीएसईज पर किसका स्वामित्व होता है? पीएसईज मतलब पब्लिक, पीएसईज इस पर सरकार का स्वामित्व होता है, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र। पीएसईज मतलब सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां हैं उसको पीएसईज बोला जाता है। तो उस पर किसका स्वामित्व होता है? सॉरी, मैंने विदेशी कंपनी पर लगाया, सरकार। आंसर आएगा सरकार। पीएसईज पर किसका स्वामित्व होता है? सरकार का। पीएसईज मतलब पब्लिक सेक्टर के ऊपर, पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां होती है उसके ऊपर किसका स्वामित्व होता है? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, पीएसईज, है ना। तो पीएसईज पर किसका स्वामित्व होता है? सरकार का। फिर हिंदुस्तान मशीन टूल्स सार्वजनिक उपक्रमों के कौन से प्रारूप में आ रहा है? तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स ये एक सरकारी कंपनी है। कौन सी कंपनी है ये? एक सरकारी कंपनी है ये। फिर है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सरकारी उपक्रम बहुत आवश्यक है। निम्न में से कौन सी चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्न में से कौन विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है तो कोका कोला, रिबोक, लोरियल या महिंद्रा। तो उसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि महिंद्रा एक भारतीय मल्टीनेशनल कंपनी है, ये विदेशी मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है। 58 है, निम्न में से कौन सी भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है मतलब विदेशी है। तो सोनी ये भी विदेशी है, रेनबैक्सी, विप्रो, एशियन पेंट्स ये सभी भारतीय हैं, ये तीनों भारतीय हैं। लेकिन जो सोनी है यह विदेशी कंपनी है ये, ठीक है। तो भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है कौन सी? सोनी। ये भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, भारत से बाहर की है ये। गरीब लोगों को कोई लाभ नहीं, इस तरह के संगठन की हानि है। तो गरीब लोगों से भाई एकल स्वामित्व को लाभ होता है, साझेदारी का होता है, लेकिन जो मल्टीनेशनल कंपनियों से गरीबों को कोई फायदा नहीं होता, ये तो पूंजीपतियों के लिए होती है ये। फिर है निम्न में से कौन सी यूएसए की बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? यूएसए अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। कोका कोला, फोर्ड मोटर्स, पेप्सी ये तीनों अमेरिका की है, लेकिन ये जो लिप्टन है यह अमेरिका की कंपनी नहीं है, ठीक है। तो यूएसए की बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है लिप्टन। निम्न में से कौन सी भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? मतलब भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। भाई अभी हमने पढ़ा था रेनबैक्सी, इन्फोसिस, फोर्ड मोटर और पेप्सी, ठीक है। तो भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, कौन सी नहीं है? तो पेप्सी, ये भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, ठीक है। डी आंसर आएगा। फिर है सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कितने उद्योगों को आरक्षित किया गया है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 2 उद्योगों को आरक्षित किया गया है। 3 लिखा है लेकिन आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। केनरा बैंक किस क्षेत्र का उदाहरण है? तो सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है। केनरा बैंक कौन से सेक्टर का है ये? तो ये सार्वजनिक क्षेत्र का है, ये पब्लिक सेक्टर का है ये।
फिर है पंजाब नेशनल बैंक, ये भी पब्लिक सेक्टर है। पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, यूको बैंक, ये सभी पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं। इसके बाद निम्न में से कौन सा बैंक निजी क्षेत्र का बैंक है? तो पंजाब सिंध बैंक, ये एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, ये पंजाब सिंध बैंक। फिर है निम्न में से कौन सी कंपनी जापान की बहुराष्ट्रीय कंपनी है? हमें मालूम है सोनी जो कंपनी है यह एक जापानी कंपनी है, क्योंकि सोनी के कैमरे होते हैं, बहुत सारे सामान सोनी का मिलता है, टीवी मिलती है, ठीक है। सैमसंग कंपनी किस देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फेमस कंपनी है सैमसंग। तो सैमसंग दक्षिण कोरिया की कंपनी है, ये साउथ कोरियन है ये, ठीक है। सैमसंग कंपनी दक्षिण कोरिया की कंपनी है। निजी उपक्रम में अंकेक्षण करना ऐच्छिक होता है। वे प्राइवेट कंपनी को अपना ऑडिट कराना ऐच्छिक है, लेकिन एक प्रकार से जरूरी भी होता है, नहीं करवाएगी तो बैंक के उसको लोन नहीं देगी। फिर है पूर्ण गोपनीयता किस में रहती है? तो प्राइवेट सेक्टर में ही गोपनीयता बनी रहेगी, क्योंकि सरकार को तो अपने आंकड़े ओपन करना पड़ता है, तो निजी क्षेत्र में ही गोपनीयता बनी रहती है। पेशेवर प्रबंध की नियुक्ति होती है। पेशेवर प्रबंध मतलब जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट कहाँ पर नियुक्त होते हैं? तो निजी कंपनियां ही प्रोफेशनल मैनेजमेंट नियुक्त करती है। फिर है जीवन बीमा निगम कौन सा उदाहरण है? तो जीवन बीमा निगम एक कौन सा उदाहरण है? ये सार्वजनिक निगम संगठन है ये, ठीक है, सार्वजनिक निगम, लोक निगम है ये। औद्योगिक वित्त निगम का उदाहरण है। वे औद्योगिक वित्त निगम किसका उदाहरण है ये? तो औद्योगिक वित्त निगम भी उसके नाम में स्पष्ट आ रहा है, निगम मतलब सार्वजनिक निगम है ये औद्योगिक निगम। फिर है विभागीय उपक्रम में होती है तो सेवा भावना, गोपनीयता, मितव्ययिता, ये सभी होती है। यहाँ पर हमें इस प्रकार का मिले वो आसान होता है। वैधानिक निगम के प्रमुख लक्षण क्या है? सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है, उसका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, संसद के प्रति जवाबदेही होती है इनकी, तो ये सभी उसकी विशेषताएं हमारी है। भारत में व्यापार के वैश्वीकरण का क्या प्रभाव हुआ? जो 1991 में राष्ट्रीय नीति अपनाई गई थी उसके अंतर्गत जो वैश्वीकरण है, मतलब देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा गया, तो उससे क्या प्रभाव हुआ? तो उत्पादन के आकार में वृद्धि हुई, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई, प्रत्यक्ष विदेशी नियोजन में वृद्धि हुई, मतलब ये सभी आंसर आएगा, उपरोक्त सभी। फिर भारत में उदारीकरण का क्या प्रभाव हुआ? उदारीकरण के अंतर्गत सरकार ने अनेक उद्योगों को लाइसेंस से फ्री कर दिया गया, तो उसका क्या प्रभाव हुआ? विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हो गई, निर्यात में वृद्धि हुई, विकास दर में वृद्धि हुई, मतलब ये सभी उसके फायदे हैं ये। फिर है निम्न में से कौन एक सरकारी कंपनी का उदाहरण है? LIC, सेल, रेलवे, ONGC, सरकारी कंपनी है ना, यहाँ हमें सरकारी कंपनी बताना है। तो सरकारी कंपनी कौन सी है? ONGC, ये एक सरकारी कंपनी है, ये विभाग है, ये निगम है ना। तो ONGC क्या है? एक सरकारी कंपनी है ये, ठीक है। तो ये था हमारा आज की क्लास, जिसमें हमने 77 क्वेश्चन आज के किए, और एक इसके अंतर्गत निजी, सरकारी और बहुराष्ट्रीय निगम कंपनियों के बारे में ऑब्जेक्टिव थे, और ये हमने 77 ऑब्जेक्टिव देखे, ठीक है। आप लोगों को ये ऑब्जेक्टिव अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करें, और नए यदि है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो हमारी ये 3 यूनिट कंप्लीट हो गई है। चौथी यूनिट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।